सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास या प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग व समितियां। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है या प्रारंभिक शिक्षा है, इसके लिए स्वतंत्रता के पूर्व यानी कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले क्या स्थिति थी और किस तरीके से प्राथमिक शिक्षा बच्चों को दी जाती थी। जब हमारा देश गुलाम था तब क्या स्थिति थी, यानी कि अंग्रेजों के समय में क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा की संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर हम लेंगे। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। वैदिक युग में इस शिक्षा का प्रारंभिक स्वरूप गुरुकुलों में देखने को मिलता है। ऑलरेडी आपके फर्स्ट पेपर में मैं पढ़ा चुकी हूँ वैदिक शिक्षा प्रणाली, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली। अगर आपने वो क्लासेस ली हैं तो आपको यहाँ पर ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि इनके बारे में हमने जानकारी ले ली, किस तरीके से गुरु शिष्यों को पढ़ाते थे वैदिक काल में। फिर बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति आई, उसमें किस तरीके से बच्चे मठों में रह करके पढ़ते थे। फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा आई, जब मुस्लिमों ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो किस तरीके से फिर मकतब और मदरसों में शिक्षा दी जाने लगी। इन सभी के बारे में मैंने अच्छे से बताया है वहां पर। तो देखिए, यहाँ पर वही चीज कही जा रही है कि जिस तरीके से गुरुकुलों में शिक्षा देखने को मिलती थी, जहां पर गुरुओं द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके पश्चात बौद्ध युग में बौद्ध मठों में और बिहारों में शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरीके से इस शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी, खासकर बौद्ध धर्म में। मुस्लिम युग में मकतबों और मदरसों में शिक्षा दी जाने लगी। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने बताया। इसके बाद जब अंग्रेजों का शासन भारत में आया तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की और वो लोग प्रारंभिक शिक्षा के प्रति तरीके से कह सकते हैं उदासीन ही रहे। दोस्तों, इसके बाद आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का 1813 का आज्ञा पत्र। बार बार एग्जाम में पूछता है 1813 का आज्ञा पत्र के बारे में, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के बारे में। ये पूरा मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इस क्लास में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी राज तो भारत में करती थी, लेकिन हमारे देश में कौन सा कानून बनेगा, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो व्यापार के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, वो कानून कहाँ से बन के आता था? वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से बन करके हमारे देश में, हिंदुस्तान में आता था। आप समझ सकते हो हमारे देश में इतने सारे अलग अलग स्टेट हैं और अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं। इन सबको छोड़ करके जो अंग्रेज हैं वो अंग्रेजी शिक्षा देने के पीछे पड़ गए, ताकि जितने लोगों को हम अंग्रेजी शिक्षा दे पाएंगे उतने ही लोगों को हम अपना अंग्रेजी नौकर बना पाएंगे। तो इस उद्देश्य से उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को अधिक महत्व दिया। इस उद्देश्य से 1813 में संसद के समक्ष एक आज्ञा पत्र रखा गया। इसका विरोध भी हुआ, परंतु ग्रांट को सफलता प्राप्त हुई। 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा प्रसार के उत्तरदायित्व को सर्वोच्च रखा गया। साहित्य के पुनरुद्धार और समुन्नति के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए और भारत के ब्रिटिश प्रदेश के निवासियों में विद्वानों के ज्ञान का प्रसार व विकास करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि पृथक रखी गई जाएगी और व्यय की जाएगी। 1813 के आज्ञा पत्र में यह कहा गया था कि अंग्रेजी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी साहित्य को भी बढ़ावा देने के लिए, हिंदी साहित्य के पुनरुद्धार के लिए, इसके लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। ये पहली बार कहा गया। ठीक है। अब 1813 का जो आज्ञा पत्र था, इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं। कंपनी किस साहित्य, प्राच्य या पाश्चात्य को बढ़ावा देगी। अब प्राच्य या पाश्चात्य क्या है? प्राच्य मतलब जो प्राचीन भाषा, प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनकी शिक्षा दी जाए, कि आज के समय की शिक्षा दी जाए। ठीक है। इसके अलावा साहित्य की भाषा कौन सी रखी जाए, हिंदी रखी जाए, इंग्लिश रखी जाए, मराठी या गुजराती, कौन सी भाषा रखी जाए। किन विद्वानों का प्रसार किया जाए, जो हिंदी साहित्य को बढ़ावा दे रहे हैं या जो अंग्रेजी साहित्य को बढ़ावा दे रहे हैं। इस आज्ञा पत्र के द्वारा प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस धारा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। धारा 43 इसने भारतीयों की शिक्षा को कंपनी का उत्तरदायित्व बताया। इस आज्ञा पत्र ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया, जिसके द्वारा भारतीय शिक्षा को नई दिशा प्रदान की गई। यानी कि यहीं से अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाने की शुरुआत हो गई। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो 1813 का आज्ञा पत्र था, इसमें प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया गया था।
लेकिन इसमें ये नहीं स्पष्ट किया गया था कि ये जो धनराशि है वो किस शिक्षा पर व्यय की जाए, प्राच्य शिक्षा पर कि पाश्चात्य शिक्षा पर, यानी कि जो पहले से जो गुरुकुल प्रणाली वाली शिक्षा चली आ रही है उस पर किया जाए, कि जो मिशनरी शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है उस पर खर्च किया जाए। तो 1 लाख की धनराशि किस प्रकार से व्यय हो, भारतीय विद्वानों के अंतर्गत किन किन विद्वानों को रखा जाए, साहित्य शब्द का क्या आशय समझा जाए। ठीक है, तो शिक्षा जगत में इस विवाद को प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं हम। और प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों का विवाद 1834 तक चलता रहा। अंत में 1835 में लोक शिक्षा समिति के मंत्री ने दोनों दलों के विचारों को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के सम्मुख निर्णार्थ प्रस्तुत किया। अब इसके बाद आता है लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1835। मैकाले की शिक्षा नीति, मैकाले का विवरण पत्र क्या था, मैकाले का जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका मूल्यांकन क्या था, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था, ये सारे के सारे प्रश्न आपके इसी से आते हैं, लॉर्ड मैकाले से। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड मैकाले ने 10 जून 1834 को भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त होकर भारत में पदार्पण किया था। 1834 में आया था। ठीक है, और प्राच्य और पाश्चात्य विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया था, यानी कि पैसा खर्च किस पर किया जाए, पुरानी शिक्षा प्रणाली पर कि जो अभी नई आ रही है उस पर किया जाए, इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले को बुलाया और उसे बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए उससे यह अपेक्षा की कि वह 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में उत्पन्न हुए विवाद का अस्थायी हल सुझाए और साथ ही साहित्य और भारतीय विद्वानों का आशय स्पष्ट करते हुए 1813 के आज्ञा पत्र में वर्णित 1 लाख रुपए की धनराशि को खर्च करने की मदों को भी स्पष्ट करे। ठीक है, अब आप सोचिए मैकाले क्या था, अंग्रेज था, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अंग्रेजी साहित्य का ही समर्थक होगा। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ कि जब मैकाले अंग्रेज था तो वह अंग्रेजी साहित्य का ही समर्थक निकला। प्रकांड विद्वान तथा एक कुशल वक्ता ये खुद भी था। अतः सबसे पहले मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 का गहनता से अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात 2 फरवरी 1835 में अपने तर्कों और विचारों को स्पष्ट कर तर्कपूर्ण भाषा में लेखबद्ध किया और विवरण पत्र गवर्नर जनरल को सौंप दिया। इस विवरण पत्र को ही मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। कब दिया था? 2 फरवरी 1835 को। डेट सहित कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, इस विवरण पत्र में मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र में उत्पन्न प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत करने के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत किया। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद कब खत्म हुआ? 1835 में लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के अंतर्गत। तो दोस्तों उन्होंने जो व्याख्या की थी उसमें जो मुख्य चीज थी वो यही थी कि जो पैसा है 1 लाख रुपए व्यय करने के संबंध में मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा कि 1 लाख रुपए की धनराशि पर कंपनी का अधिकार है और कंपनी जिस प्रकार चाहे वह धनराशि खर्च कर सकती है। उसे धनराशि को खर्च करने में किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है कि वो किस साहित्य पर खर्च करे या किस शिक्षा पर खर्च करे, प्राच्य शिक्षा पर कि पाश्चात्य शिक्षा पर खर्च करे, इससे उसे कोई लेना देना नहीं, वो जिस पर चाहे उस पर खर्च कर सकता है, ये कंपनी का अधिकार। ठीक है, मैकाले ने सुझाव क्या दिया था अब आप देखिए। तो अंग्रेजी साहित्य संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, इसका ज्ञान विज्ञान अपार है। आप सोचिए हमारा हिंदी साहित्य, हमारा जो देश है ये कितना समृद्ध है, रामायण महाभारत वेद है पुराण है, इतनी सारी चीजें हैं, श्रीमद् भागवत गीता है, इतनी सारी चीजें होते हुए भी हमारे देश में इसने लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा कि जो अंग्रेजी साहित्य है वही सबसे पुराना साहित्य है। ठीक है, और इसका ज्ञान विज्ञान अपार। आप सोच सकते हो कि उसने एक तरीके से हमारे देश में हमारे देश के विद्वानों को, हमारे देश के साहित्यकारों को एक तरीके से उसने कहा कि इनको कुछ नहीं आता है, जो भी है वो हमारा अंग्रेजी ही है, अंग्रेजी साहित्य ही सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, अंग्रेजी भाषा में श्रेष्ठ ज्ञान का भंडार है जिसे विश्व के बुद्धिजीवियों ने बनाया है, इसलिए भारतीयों को इसका ज्ञान अवश्य करना चाहिए। यानी कि लॉर्ड मैकाले ने क्या सोचा, लॉर्ड मैकाले ने क्या लिखा सुझाव में कि अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन सभी लोगों को करना चाहिए, जो भारत के विद्वान हैं उनको भी करना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बना दिया जाए। आप सोचिए हमारा देश भारत है, भारत में प्रचलित देसी भाषाएं अविकसित हैं, इसका शब्दकोश बहुत सीमित है। आप सोचिए हमारे हिंदी के घास शब्द को लेकर के इन्होंने ग्रास बनाया है। आप सोच लीजिए ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हमारे संस्कृत भाषा से लेकर के अंग्रेजी में गए हैं
और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारी भाषाएं हैं हमारे देश की, उनका शब्दकोश बहुत छोटा है। आप सोचिए, हमारी हिंदी भाषा में 52 अक्षर हैं और जो अंग्रेजी भाषा है उसमें केवल A to Z केवल 26 अक्षर है। अब आप समझ सकते हो, 2 गुने अक्षर तो हमारे हिंदी भाषा में है इससे ज्यादा। और ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो अंग्रेजी साहित्य है ये बहुत ज्यादा, इसके शब्दकोश जो है, और जो हिंदी भाषा है इसके शब्दकोश ही कम है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से नीचा दिखा रहे थे हमारे देश के साहित्य को, हमारे देश की भाषाओं को अंग्रेज। इसके बाद देखिए, इन्होंने कहा कि अंग्रेजी जो भाषा है, यहाँ पर देखिए, इनके माध्यम से भारतीयों को अंग्रेजी साहित्य के ज्ञान विज्ञान से परिचित नहीं कराया जा सकता। यानी कि जो हिंदी है या जो अन्य भाषाएं हैं भारत की, उनका शब्दकोश बहुत सीमित है और इन शब्दकोश के माध्यम से हम उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ही नहीं करा सकते। अब मैकाले ने भारतीय साहित्य को निम्न कोटि का मानते हुए लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी में रखी गई पुस्तकें संपूर्ण भारत और अरबी साहित्य के बराबर हैं। आप सोचिए, पूरे विश्व के जो साहित्य है, अरब का साहित्य है, जो हमारे पूरे भारत का संपूर्ण साहित्य है, ये यूरोप की एक पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी में आ जाए, इनके देश के, ब्रिटेन की एक अलमारी में आ जाएंगे। इन्होंने इस तरह से हमारे देश के भाषाओं को नीचा दिखाया। एक तरीके से ये कहा कि हमारे देश का साहित्य समृद्ध और विकसित है ही नहीं। और ये बार बार एग्जाम में पूछता भी कि ये कथन किसका है, कि किसने कहा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी में रखी गई पुस्तकें संपूर्ण भारत और अरबी साहित्य के बराबर हैं। तो ये बार बार पूछता, किसने कहा, याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले ने कहा था। अब लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र था उसके दोष क्या थे, तो पहला देखिए, धारा 43 की इसने पक्षपातपूर्ण व्याख्या की थी। इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा, बहुत ही चतुराई से, कि ये हिंदी साहित्य को नहीं मिलना चाहिए जो 1 लाख रुपया है, ये पाश्चात्य साहित्य को ही मिलना चाहिए। ठीक है, तरीके से, पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण इसने निर्णय दिया था। शिक्षा का माध्यम इसने अंग्रेजी बना दिया था। अब आप सोचिए, हमारे देश में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियों के लोग हैं, वो अंग्रेजी भाषा को कैसे एक्सेप्ट कर लेते, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम थी। इतने इतने अलग अलग जाति और भाषाओं के लोग हैं यहाँ पर। भारतीय साहित्य का अपमान किया। अपमान कैसे किया, अभी आपने देखा किस तरीके से कहा कि यूरोप की एक अलमारी में पूरा भारत का साहित्य और पूरे अरब का साहित्य आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैकाले ने भारतीय साहित्य को बहुत ही निम्न कोटि का बताया एवं उसका मजाक भी उड़ाया। अगर मैकाले ने ऋग्वेद, उपनिषद और आध्यात्मिक ज्ञान, अथर्ववेद के भौतिक ज्ञान और चरक संहिता के आयुर्वेद विज्ञान आदि का अध्ययन किया होता तो वह ऐसा कभी नहीं कहता। और ये बिल्कुल सही है, उसने भारतीय साहित्य के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, और इसके अलावा चरक संहिता क्या है, आयुर्वेद विज्ञान क्या है, इतनी सारी चीजें लिखी हुई थी, उसको कुछ पता ही नहीं था। आज हमारे देश की देन है योग पूरे विश्व में कराया जा रहा है। ठीक है, तो उसे कुछ पता ही नहीं था। भारत में एक नए वर्ग का निर्माण कर दिया उसने। मैकाले का काम ही यही था। मैकाले भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का समर्थक हो तथा ब्रिटिश शासकों को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करे। वे जन्म से तो भारतीय हो परंतु विचारों, रुचियों और व्यवहार से अंग्रेज हो। कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है, ये किसका काम था, ऐसे लोगों को भारत में बनाना कि जो देखने में तो भारतीय हो लेकिन उनका विचार, उनकी सोच, उनका व्यवहार बिल्कुल अंग्रेजों जैसा हो। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की क्योंकि ये सिर्फ अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना चाहते थे और उच्च शिक्षा देने में इन्होंने एक तरीके से पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया। उसको मैं भी आपको बताती हूँ यहाँ पर किस तरीके से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। यहाँ पर ये बहुत पूछता है दोस्तों, बहुत ज्यादा पूछता है। निस्यंदन सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? निस्यंदन सिद्धांत या छन्नीकरण का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन शब्द का अर्थ है निस्यंदन, यानी कि छन छन करके, जैसे छन्नी होती है तो उसे छान करके हम चाय पीते हैं ना, तो अर्थात छनने की क्रिया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यावसायिक व्यापारिक कंपनी थी जिससे वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी। अतः उसने अपने लाभ के लिए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लॉर्ड ऑकलैंड के अनुसार समाज के उच्च वर्ग में उच्च शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिसके पास अध्ययन के लिए समय है और जिसकी संस्कृति जनता में छन छन कर पहुंचेगी। ठीक है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले माने जाते हैं। किंतु सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने यह विचार दिया था कि अगर भारत के उच्च वर्ग के लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लें तो उनसे प्रभावित होकर निम्न वर्ग के लोग खुद ही ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे। 23 दिसंबर 1823 को बंबई के गवर्नर की काउंसिल के सदस्य वार्डन ने अपने विवरण पत्र में शिक्षा के विषय में कहा,
बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को ज्यादा ज्ञान देना उत्तम है। बस यही चीज पकड़ ली थी लॉर्ड मैकाले ने, और उसने भी यही कहा कि समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए। देखिए यहाँ पर क्या कहा लॉर्ड मैकाले ने, उच्च शिक्षा की व्यवस्था उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए, जो हमारे और उन लाखों व्यक्तियों के बीच में जिन पर हम शासन करते हैं दुभाषीय का कार्य करें। इससे इन सबसे शिक्षा जगत में एक सिद्धांत का उद्भव हुआ और उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक यह स्वयं ही छन छन कर पहुंच जाएगी। यानी कि यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया था कि समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और उच्च वर्ग से शिक्षा छन छन करके समाज के निचले स्तर तक पहुंचे। तो याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र क्या था? 1813 का आज्ञा पत्र, जिसमें 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने की बात की गई। इसके अलावा लॉर्ड मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत क्या है? लॉर्ड मैकाले प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा का अंत किसने किया, या प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया? तो लॉर्ड मैकाले ने किया। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र सौंपा था। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो याद रखिएगा, ये जो मुख्य बातें थी जो बार बार एग्जाम में पूछती हैं वो मैंने बता दिया। लॉर्ड मैकाले अंग्रेज था तो वो अंग्रेजों की ही बात करता है। इसके अलावा जो भी आपने देखा है कि यूरोप की पुस्तकालय की एक अलमारी में पूरे अरब का साहित्य और पूरे के पूरे हिंदुस्तान का सारा साहित्य आ जाएगा, ये कथन था लॉर्ड मैकाले का। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों आज का ये पूरा लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1813 का आज्ञा पत्र। तो अगली क्लास में हम देखेंगे विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति। इसके अलावा और भी आगे किस तरीके से कौन कौन से शिक्षा आयोग बने, हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद क्या क्या आयोग बने, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर आपको सारे विषयों के, अगर आपको सात के सातों विषयों के पीडीएफ चाहिए, हाथों से लिखे हुए नोट चाहिए, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7705 95 45 49 95 45 49। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं 7705 95 45 49। इस पर आप कॉल करके मैसेज करके सात के सातों विषयों का हाथों से लिखा हुआ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कम से कम 7-8 सालों के। इसके अलावा राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, तो अलग से आपको बाजार से सीरीज भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे विषयों की आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और कोई भी डाउट हो तो ये 7705 95 45 49 ये जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछली क्लासेस की भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।